So now in this video obviously you know कि if you are here in this channel then you know कि अभी हम इस वीडियो में यूनिट नंबर थर्ड जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है इसका हम वन शॉट अपलोड करने वाले हैं. तो इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो ऑफ यूनिट नंबर टू then you need to must go through unit number 2, then you have to come to just see the unit number 3. Unit number 3 is a very wide I can say content here. सो सबसे पहले मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में देख सकते हैं सबसे पहले इस मतलब ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है. दिस इज़ अबाउट टू पार्ट फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का जो ये फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का जो थर्ड यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड का ये जो है पार्ट फर्स्ट होने वाला है. एंड पार्ट फर्स्ट में हम परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मोटर्स एंड स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर एज मतलब स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर में जैसे हम अगर आपने पढ़ा होगा देन ऑब्वियसली वन शॉट यू नो कि वन शॉट इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन पर्पस. देन आई होप कि अगर जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको मालूम होगा कि इन दिस डीसी मोटर दे आर हैविंग टू टाइप ऑफ स्टार्टर, वन इज़ 3 पॉइंट एंड वन इज़ 4 पॉइंट स्टार्टर. तो 3 पॉइंट जो स्टार्टर हम पढ़ते हैं उसमें कुछ मीन्स ड्रॉबैक थे, उसे हमने इम्प्रूव किया यूनिट नंबर मतलब 4 पॉइंट स्टार्टर में. इसके बाद स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर एंड दो काइंड ऑफ स्पीड कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल मेथड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड हम पढ़ने वाले हैं. एंड देन आई विल ट्राई टू कवर एट लास्ट की वार्ड लियोनार्ड जो मेथड होता है इससे हम मतलब जो स्पीड कंट्रोल मेथड होता है उसको हम एज वेल एज एफिशिएंसी टेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं. एंड पार्ट टू में मैं आपको बता दूं, पार्ट टू में न्यूमेरिकल आई विल गो थ्रू न्यूमेरिकल एज वेल एज स्विनबर्न टेस्ट एंड हॉपकिंसन टेस्ट मतलब एंड डीसी सर्वो मोटर के कुछ एप्लीकेशन हम कवर करने वाले हैं. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड विथ न्यूमेरिकल देन गो थ्रू पार्ट second, it will upload very soon. And if you are just seeking from means theory portion then in this video is helpful for you. So it's up to you which one is helpful for you. Both is the unit number third. So सबसे पहले हम यूनिट नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम मतलब स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि सबसे पहले हम जो जस्ट वेट या सो यूनिट नंबर जो आपका ये क्या कह सकते हैं फर्स्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले जो परफॉर्मेंस ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले यू नो कि जो हम परफॉर्मेंस पढ़ते हैं इसको सबसे शॉर्ट ट्रिक में आपको बताएं तो TIN आप लिख लो. सबसे पहले हम जो टार्क होता है, T मतलब टार्क, I मतलब आर्मेचर करंट और N मतलब स्पीड. टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में देखो, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे. दूसरा जो है हम आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में जो स्पीड और आर्मेचर करंट देखो स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं टॉर्क और स्पीड के बीच में कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो एवरी मोटर है 3 कैरेक्टरिस्टिक. फिर से मैं बताता हूँ फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट ट्रिक जो है टी लिख लो. सबसे पहले आपको टी लिखना होगा, TIN. देखो जब भी कैरेक्टरिस्टिक आपको ड्रा करना होता है टी लिख लो. सबसे पहले टार्क और आर्मेचर करंट, फिर स्पीड और आर्मेचर करंट और फिर टार्क और स्पीड. इन तीन के बीच हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम एवरी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीसी शंट मोटर. तो प्रीवियस सेकेंड यूनिट में हमने बताया था कि जो डीसी शंट मोटर होता है इसका एप्लीकेशन कांस्टेंट स्पीड होता है. तो कांस्टेंट स्पीड होने से इसके कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रा करते हैं सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में. तो इन दिस मतलब जो डीसी शंट मोटर है द फील्ड करेंट इज़ नियरली कांस्टेंट. हमने बताया कि ये कांस्टेंट स्पीड जो होता है इस मोटर का होता है. दिस इज़ वाई द नियरली कांस्टेंट फ्लक्स होता है. एंड फील्ड वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल. जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है सप्लाई से. तो जो टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट. जो टॉर्क होता है टॉर्क डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, क्योंकि फ्लक्स जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट होता है क्योंकि फ्लक्स इज कांस्टेंट. सो नाउ हैज़ लोड इंक्रीज द आर्मेचर करंट इंक्रीज एंड प्रोपोर्शनल डज टॉर्क ऑल्सो इंक्रीज. सो सेम एज इट इज़ जब हम मतलब दिस इज द फार्मूला एंड व्हेन आफ्टर. So as basically I told you कि first we go through the torque and armature current and second characteristic is speed and armature current. Speed and armature current के बीच में जब हम characteristic देखते हैं तो N is directly proportional, आपने पढ़ा होगा EB अपन phi A होता है. तो EB अपन phi A होता है तो phi A यहाँ पर हमने लिखा है V माइनस आई ए RA के बराबर होगा. तो यहाँ से जब हम आप जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है कांस्टेंट होता है. तो जब फ्लक्स को हम कांस्टेंट करेंगे तो जो वोल्टेज एंड स्पीड जो होता है वो मतलब क्या होगा, V इज़ कांस्टेंट, स्पीड स्लाइटली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन IA. जब IA हम इंक्रीज करेंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो फ्रॉम हेयर वी ऑब्जर्व, क्या हमने ऑब्जर्व किया कि डीसी मोटर जो डीसी शंट मोटर रहते हैं मेंटेन नियरली कांस्टेंट स्पीड अंडर वायरिंग लोड.
तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होता होगा कि जो हमारा डीसी शंट मोटर है उसका कांस्टेंट जो होता है स्पीड होता है, जब हम वैरी भी करते हैं लोड ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो नाउ आफ्टर जस्ट गोइंग थ्रू द डेरिवेशन पार्ट मीन्स नॉट द डेरिवेशन थ्योरेटिकल पार्ट्स, हमने देखा कि कैसे स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक आएगा और स्पीड और आर्मेचर करंट। नाउ द टाइम इज़ टू जस्ट ड्रा द कैरेक्टरिस्टिक। तो जब हम टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में हम देख रहे थे तो टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए हो रहा था। तो यहाँ से जब आप देखते होंगे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा जो कर्व आता है, कर्व या कह सकते हैं लाइन जो होता है वो लीनियर आता है, कर्व नहीं आता, लीनियर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क एंड आर्मेचर करंट फॉर डीसी शंट मोटर। जब डीसी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रा करेंगे टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में तो ये लीनियर ग्राफ हमें क्या होगा, हमें फाइंड आउट होगा। एंड व्हेन वी जस्ट गो थ्रू द स्पीड एंड आर्मेचर करंट एज वेल एज स्पीड एंड टॉर्क, तो दोनों का जो भी मोटर होता है, शंट हो मतलब सीरीज़ हो या कंपाउंड हो, सब में जो मतलब ये दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो स्पीड और आर्मेचर करंट और जो स्पीड और टार्क होता है मोस्टली सिमिलर आता है। तो अभी आपने देखा कि जैसे जैसे हम इस मतलब क्या करेंगे, आर्मेचर करंट बनाएंगे, स्पीड जो होगा हमारा डिग्रेड होगा, स्पीड जो होगा हमारा डिक्रीज होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर क्या होता है, सीरीज मोटर में सबसे पहले हम टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो टॉर्क बराबर क्या जानते हैं, टॉर्क टाउ इक्वल टू फाई आई ए। अभी पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था और आई एम श्योर कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क इक्वल टू फाई इंटू आई ए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि बट इन सीरीज मोटर फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। स्पेशली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारा टॉर्क होता है वो आई ए और आई टू के बराबर होता है। मतलब आई ए और जो हमारा आर्मेचर करंट होता है इसके मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दिस मतलब केस वी ऑब्जर्व दैट कि वेरी हाई टार्क एट मतलब जो स्टार्टिंग जो होता है ना, स्टार्टिंग के टाइम जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसका जो टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मतलब मोटर। लाइक अभी शंट मोटर का हमने देखा कि इसका कॉन्स्टेंट स्पीड होता है, लेकिन इसका जो होता है टॉर्क जो होता है बहुत ज़्यादा होता है सीरीज मोटर का। Hence it is suitable for traction and crane elevator. You know very well. I already talk about in second unit also. So now we need to just go through the characteristic. We'll draw the characteristic very soon. Now before we need to just go through the speed and armature current के बीच में characteristic. तो अभी हमने बताया कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपन फाई ए, राइट, ई बी अपन फाई ए। तो यहाँ से अभी आपने देखा कि जो मतलब हम जब इंक्रीज़ करेंगे लोड तो हमारा क्या होगा, फाई इंक्रीज़ होगा। और जब फाई इंक्रीज़ होगा, जब फाई इंक्रीज़ होगा तो हमारा स्पीड जो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन अभी शंट मोटर में हमने देखा ये जो होता है कांस्टेंट होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्पीड में, राइट। तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड वहाँ हम पाते हैं शंट मोटर में, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड घटेगा। दिस इज़ वाई दिस इज सीरीज मोटर हैव ए स्टार्टिंग टॉर्क इज़ हाई एंड आफ्टर डेट जो मतलब इसका मतलब स्पीड हो जाता है वो घटने लगता है, डिक्रीड होने लगता है। नाउ अभी हम ड्रा करेंगे, जब ड्रा करेंगे तो आप देखिएगा एक बार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड मोटर भी देख लेते हैं। तो कंपाउंड मोटर में हमने पहले भी बताया था कि दो टाइप का कंपाउंड मोटर होता है, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल एज वेल एज अभी आपने लॉन्ग शंट जनरेटर, इसका हमने न्यूमेरिकल भी कराया था, शॉर्ट शंट जनरेटर या मोटर होता है। तो नाउ सबसे पहले हम कम्युलेटिव देखते हैं। तो कम्युलेटिव क्या होता है, कंबाइंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट एंड सीरीज। शंट और सीरीज का जब हम मतलब टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जब हम ड्रा करते हैं, दोनों कंबाइन करके हम जब देखते हैं तो हमारा कम्युलेटिव होता है। और टॉर्क इंक्रीज स्लोली ड्यू टू अपोजिंग फील्ड। जो डिफरेंशियल होता है, नाम से क्लियर है कि इसमें जो होता है डिफरेंस हम लेते हैं दोनों का, इसलिए अपोजिंग फील्ड होता है। और इसमें भी हम टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कम्युलेटिव के लिए। कम्युलेटिव के लिए जब देखेंगे तो ये शंट मोटर से कम होगा और सीरीज मोटर से ज़्यादा होगा। डिफरेंशियल के लिए भी हम देखेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए टू द पॉइंट एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो इट्स ऑल अबाउट योर साइड कि आप कितना इसको गो थ्रू करते हैं। यू विल गो थ्रू एंड यू विल लर्न अबाउट इट। नाउ माई एम इज़ टू जस्ट गो थ्रू द मतलब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है कि आपको कंटेंट का स्टार्टिंग में हमने समझा दिया। इफ़ आई गो थ्रू एवरी पॉइंट एंड इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट दिस मीन्स होल यूनिट इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू ऑल्सो। हमने बताया कि यूनिट सबसे वार्ड मतलब यूनिट है, देर आर सो मेनी कंटेंट इज इन दिस यूनिट, सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट दिस यूनिट इन पार्ट वन ऑल्सो। सो नाउ जब हम टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में हम अभी हमने ड्रा किया तो सबसे पहले अपने लीनियर जो था वो लीनियर किसके लिए, शंट के लिए था।
लेकिन सीरीज़ के लिए हम ड्रा करेंगे तो ये कर्व हमें सीरीज़ के लिए मिलेगा। कम्युलेटिव जो हम ड्रा करेंगे तो ये जो होगा मतलब शंट से अधिक मिलेगा, और जो डिफरेंशियल हम ड्रा करेंगे तो ये जो होगा हमारा शंट से कम मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्क एंड आर्मेचर करंट। नाउ वी सी द स्पीड एंड आर्मेचर करंट के बीच में जब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे तो अभी आपने देखा कि शंट का डिक्रीज हो रहा था स्पीड एज वेन आर्मेचर करंट इज इंक्रीजेज, सेम एज इट इज़। यहाँ पे डिफरेंशियल का याद रखो, डिफरेंशियल का इंक्रीज होगा, मतलब जैसे हम डिफरेंशियल में फ्लक्स हम माइनस करते हैं, जब हम फ्लक्स माइनस करेंगे तो अभी अभी आपने देखा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपन फाई ए। तो जैसे जैसे अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारा स्पीड जो होगा इंक्रीज होगा। तो वही दिखा रहा है कि डिफरेंशियल में हम डिफरेंस लेते हैं, इसलिए जो यहाँ पे स्पीड जो होगा इंक्रीज होगा, लेकिन कम्युलेटिव में हमारा डिक्रीज होगा। लेकिन वही सीरीज मोटर में हमारा ऐसे कर्व मिलेगा। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ड्रा एटलीस्ट 2 to 4 times, and then you will very clear in exam also. Okay, so now अभी हमने characteristics आपको बता दिया. Now the first point is very clear about the characteristic of DC shunt motor, series motor, cumulative differential. Now we are going to new topic, and new topic का नाम है why starter is necessary for starting of DC motor. जो DC मोटर होता है, DC मोटर में क्या ज़रूरत होता है, क्या ज़रूरत है कि हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रीज़न नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वी हैव टू जस्ट मतलब अंडरस्टैंड कि क्यों स्टार्टर का नीड पड़ता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि व्हेन डीसी मोटर स्टार्ट, जब डीसी मोटर स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट, तो बैक ईएमएफ जो होता है उसमें जीरो होता है, राइट। और अभी हमने पढ़ा कि एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपन फाई ए। तो ई बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस आई ए आर ए। तो एट द स्टार्टिंग टाइम जो हमारा ई बी होता है बैक एम एफ, वो जो होता है जीरो होता है। तो इसी कारण जो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा एट स्टार्टिंग। और जब आर्मेचर करंट मतलब कम हो जाएगा, आर्मेचर करंट जब कम ड्रा करेगा तो फ्लक्स भी कम बनेगा। और जब फ्लक्स कम बनेगा तो हमारी स्पीड जो होगा बहुत ही ज़्यादा, मतलब एट स्टार्टिंग हमारा जो डीसी मोटर होगा बहुत डेंजरस, मतलब इसका स्पीड बढ़ेगा। और इसी कारण जो वाइंडिंग होता है या जो हमारा फाउंडेशन होता है वो जो होता है वो डैमेज हो सकता है। तो दिस इज़ वाई वी नीड स्टार्टर कि जो हमारा स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट है वो कम से कम, मतलब कम से कम मिले, जैसे कि हम जो स्पीड कंट्रोल है हमारा डीसी मोटर का उसको हम सेफली स्टार्ट कर सकें। दिस इज़ वाई यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा जो हमने एक्सप्लेन किया कि दिस कैन डैमेज द आर्मेचर वाइंडिंग एंड कजेज जो स्पार्किंग होगा बहुत ज़्यादा होने लगेगा ब्रश पे, एंड हमारा मोटर हीटअप होगा और वाइंडिंग जो होगा जल जाएगा। दिस इज़ वाई वी नीड टू जस्ट यूज ऑफ ए स्टार्टर so that we can safely start the motor. So now we need to understand what about 3-point starter and 4-point starter. सबसे पहले हम समझेंगे कि why starter is necessary, जो मतलब स्टार्टर का क्या काम होता है। तो फंक्शन ऑफ स्टार्टर जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर इंट्रोड्यूसिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल हम रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। और रेजिस्टेंस का जब यूज करेंगे तो ओबियसली जो होगा आर्मेचर का हमारा, देखो ये हमारा स्टार्टर है 3-point स्टार्टर। तो मतलब इसका ऐसा बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है ना कि स्टार्टिंग में देखो ये जो होता है सभी रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में हमारा जो होता है 0.1 से स्टार्ट होगा, तो सभी जो रेजिस्टेंस होगा वो इससे अटैच होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगा ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको आगे मतलब क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे आके हमारा जो होगा ये रनिंग कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर का हैंडल है यहाँ पे आके क्या होगा, नो वोल्ट कॉयल होगा, नो वोल्ट कॉयल से क्या होगा अटैच हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ आवर मतलब डीसी 3-point स्टार्टर वर्क्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ स्टार्टर हमने बताया। फंक्शन ऑफ स्टार्टर क्या है, तो स्टार्टर इज ग्रेजुअली इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर एंड इंट्रोड्यूसिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन इट सीरीज विथ इट। हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड व्हाट इट डज, तो लिमिट द इनिशियल आर्मेचर करंट। अभी हमने बताया कि इसका मेन काम होता है हमारा स्टार्टर का कि इसको लिमिट करना होता है आर्मेचर करंट को, एज वेल एज स्लोली रिड्यूस द मतलब एडिंग रेजिस्टेंस एंड पिकअप। जब हमारा स्पीड पिकअप कर लेगा ना तो उस समय हम क्या करेंगे कि जो रेजिस्टेंस हमें स्टार्टिंग यूज किए थे उसको हमें हटाना होगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टर, हाउ इट्स वर्क। विदाउट स्टार्टर क्या होगा, अभी हमने बताया कि 10 से 20 टाइम्स जो होगा हमारा करंट जो होगा ड्रा करेगा एट स्टार्टिंग हमारा मोटर, एंड इसी कारण जो होगा वाइंडिंग जो होगा डैमेज हो सकता है, और जो हमारा जो भी हमने यूज़ किया है मतलब ब्रशेज एंड ऑल, it will gonna flush up and our motor is just burn out. So this is why we not need to start our DC motor without using the starter. So यहाँ पे बहुत ही हमने बोल्ड में लिखा है कि स्टार्टर इज एसेंशियली टू प्रिवेंट द एक्सेसिव इनरस करेंट
इनरश करंट क्या होता है? इनरश करंट हैवी करंट को हम कहते हैं एट स्टार्टिंग मूवमेंट ऑफ डीसी मोटर, देयर बाई प्रोटेक्टिंग द मोटर इंश्योरिंग द स्मूथ एक्सेलरेशन, कि स्टार्टिंग में हमारी स्मूथ एक्सेलरेशन हो जिससे कि हमारा मोटर डैमेज ना हो। तो बहुत ही जैसा मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज स्टार्टर, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टार्टर। देखो जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इट्स ऑल अबाउट माई ओन ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ वेयर आई एम शूटिंग वीडियो, इफ आई एम गोना टेल यू ना, ऑब्वियसली यू कांट इमेजिन कि कहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई एम नॉट एट माई होम, मतलब हॉस्टल, आई एम एट माई होम एंड हेयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी सो दैट आई कैन मेक अ वेरी प्रॉपर वीडियो। मेरा शरीर पूरा पसीने से भीग चुका है बिकॉज आई कांट मीन्स start the fan also because fan is just noising a lot, but anyway I have just told you कि I have to shoot the video, then I am shooting. So see this is our 3 point starter, मतलब एग्ज़ाम में ज़रूर आता है तो इसे आप ज़रूर बनाइए। तो सीरीज़ में हम स्टार्टर मतलब इस रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारा नो वोल्ट कॉयल होता है और ये हमारा जो होता है मतलब सॉफ्ट आयरन का हमारा हैंडल होता है और यहाँ पे हम स्प्रिंग्स अटैच करते हैं। यहाँ पे हमारा लीवर होता है जो कि इसको क्या करता है, इसको मतलब बैलेंस करके रखता है। और यहाँ पे हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इसके पैरेलल में जो हमारा सप्लाई के पैरेलल में हम एक रिएक्टेंस लगाते हैं और रिएक्टेंस के पैरेलल में हम मोटर लगाते हैं। तो कैसे ये काम करता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में डीसी सप्लाई देखो, जब स्टार्टिंग में हम डीसी सप्लाई देंगे तो ये हमारा लीवर जो होगा इससे कनेक्ट होगा। जब इससे कनेक्ट होगा तो हमारा जो ये मतलब हैंडल है इसे टच होगा। जब इसे टच होगा तो हमारा मोटर का देख सकते हो, मोटर का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा स्टार्टिंग में, जैसे कि आर्मेचर करंट जो होगा कम मिलेगा। आर्मेचर करंट कम मिलेगा तो हमारा मोटर जो होगा वो मतलब सेफली स्टार्ट हो जाएगा एंड मतलब जो बैक ईएमएफ है उसको क्या करेगा, उसको मतलब क्या करेगा, मीट आउट करेगा, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने देगा। दिस इज़ वाई द स्पीड वी कैन कंट्रोल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और स्टार्टिंग टाइम में हमारा जो ये हैंडल है वो नो वोल्ट कॉइल से आके मतलब टच हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ आवर 3 point स्टार्टर ही वर्क्स। 3 point स्टार्टर को अगर अच्छे से समझाया जाए तो 30 मिनट से कम लगेगा टाइम। सो प्लीज़ ट्राई टू मतलब अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ईजी टू जस्ट गिव यू वन शॉट इन वेरी एक्सप्लेनेशन वे हाउ इट्स वर्क। तो इतना काफ़ी है जितना हमने आपको दिया एज ए रिविजन पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग अहेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नाम 3 point स्टार्टर इसलिए क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। पहला जो होता है लाइन टर्मिनल, दूसरा जो होता है आर्मेचर टर्मिनल और तीसरा जो होता है फील्ड टर्मिनल। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहला जो टर्मिनल होता है ये हमारा लाइन टर्मिनल है एल, ये दूसरा जो है हमारा फील्ड टर्मिनल और तीसरा जो है आर्मेचर टर्मिनल। तो इसमें 3 टर्मिनल होता है। दिस इज़ वाई दिस इज नोन एज 3 point स्टार्टर। 3 point स्टार्टर का ये मतलब डीमेरिट है कि मतलब जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे ना, लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इनर्जाइज होने लगेगा, बहुत ज़्यादा हमारा मतलब फ्लक्स क्रिएट होने लगेगा। दिस इज़ वाई ऑटोमेटिकली जो होगा कुछ समय बाद हमारा जो लीवर होगा वो फिर मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। और जब भी हम ओवरलोड करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा इसको क्या करेगा, अटैच मतलब अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब क्या कह सकता हूँ कि जब भी हम मोटर को मतलब लोडेड कंडीशन पे रन करेंगे तो 3 point स्टार्टर का अगर हम यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा जो मतलब मोटर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इसका ये डीमेरिट था। लेकिन जब हमने क्या किया, जब इसमें हम एक और पैरेलल में एक और मतलब यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ से एक और पैरेलल में हम फील्ड कॉइल लगाएंगे, जिसके कारण जो मतलब जो एक्सेस ऑफ करेंट एट ओवरलोडिंग यहाँ पे मतलब जाके यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट कर रहा था, वो फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और हमारा ओवरलोड कंडीशन में भी हमारा मतलब लोडेड कंडीशन में हमारा मोटर जो होगा सेफली रन होगा। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक एंड हाउ वी इम्प्रूव विथ 4 point स्टार्टर। यहाँ पे देख सकते हो लाइन, फील्ड और एक और टर्मिनल आ जाएगा। दिस इज़ वाई दिस इज़ नॉन एज 4 point स्टार्टर। तो आगे हम 4 point स्टार्टर भी समझेंगे। 3 point स्टार्टर में हमने बताया कि 3 पॉइंट होता है, 3 टर्मिनल, लाइन टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल एंड फील्ड टर्मिनल। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंस्ट्रक्शन। तो एज इट इज़ हाउ आई हैव गिवन द मतलब how I have write the content, you have to just write in the same format so that you get a very good marks in examination. Now we go ahead on the construction component। तो जितने कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट क्या क्या लगे हैं, सबसे पहले आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमने रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। तो यू हैव टू राइट हाउ आई हैव राइट, मतलब पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेंगे। संभावना नहीं, 100% सही है कि इफ़ यू राइट इन अ वेरी मतलब प्रिस्क्राइब एंड वेरी शॉर्ट फॉर्मेट देन टीचर इज़ रियली इंटरेस्टेड टू चेक योर कॉपी। अदरवाइज अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आपका कॉपी देखे। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन में क्या लगाया, हैंडल लगाया, नो वोल्ट कॉयल लगाया एंड एवरीथिंग। नो वोल्ट कॉयल क्या होता है इसमें हमने लिखा है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू कि इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट होल्ड द ऑन पोजीशन। मतलब हमारा क्या करता है, नो वोल्ट कॉयल क्या करता है, हमारे जो हैंडल होता है उसको क्या करता है, उसको
मतलब पकड़ के रखता है। ओवरलोड कॉइल होता है, स्प्रिंग होता है। वाई स्प्रिंग इज यूज जस्ट बिकॉज टू मतलब पुल हैंडल बैक टू ऑफ, मतलब हैंडल को फिर से ऑफ कंडीशन में लाने के लिए या उसको जस्ट मेंटेन करने के लिए पोजीशन वी यूज टू स्प्रिंग। तो सब कुछ का यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि हाउ इज इट वर्क, हाउ द 3 पॉइंट स्टार्टर वर्क, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में, तो आप जा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू द वर्किंग प्रिंसिपल हाउ इट्स वर्क। तो इनिशियली जो हैंडल होगा ऑफ पोजीशन में होगा एंड व्हेन यू टर्न ऑन द सप्लाई पुश द हैंडल राइट, मतलब राइट साइड आपको हैंडल को पुश करना होगा। दैट इज़ वाई व्हेन द, मतलब ये स्टार्टिंग में जब ये जो सीरीज़ में हम कनेक्ट किए हुए हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा सबसे पहले हमारा हैंडल यहाँ से कनेक्ट होगा और सीरीज में इतने रेजिस्टेंस से कनेक्ट होंगे एंड व्हाट हैपन द रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा, एज द हैंडल मूव द रेजिस्टेंस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे हैंडल से आगे बढ़ेगा और हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा एंड द स्पीड ऑफ जो हमारा स्पीड एंड बैक एमएफ जो होगा इंक्रीज होगा एंड आर्मेचर करंट बिकम नॉर्मल, आर्मेचर करंट जो होगा नॉर्मली हमारा मेंटेन रहेगा एंड वन, देखो स्टेप वाइज स्टेप हमने लिखा है एंड व्हेन वंस द फुल स्पीड मेंटेन द हैंडल रीचेज टू लास्ट पॉइंट रन पॉइंट, इसको रन पॉइंट लिखते हैं। देखो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है देखो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इसको हमारा रन पॉइंट कहते हैं। तो स्टार्टिंग में अवर हैंडल इज जस्ट अबाउट टू टच एयर एंड इट्स मेन पर्पज इज टू रिड्यूस द आर्मेचर करंट एंड व्हेन इट इज स्टार्ट देन आफ्टर स्पीड, मतलब जब कवर कर लेता है जैसा जितना हमें स्पीड की नीड होती है, नाउ इट्स नोन एज रनिंग कंडीशन, राइट। सो आफ्टर दैट वी आर गोना मतलब स्टेप वाइज स्टेप यू हैव टू जस्ट गो थ्रू। 4 पॉइंट हमने लिखा कि नो वोल्ट कॉयल से ये क्या होगा अटैच हो जाएगा एंड एनवीसी को नॉर्मली नो वोल्ट कॉयल कहते हैं। दैट इज होल्ड इज यूज टू होल्ड इन रनिंग पोजीशन, रनिंग पोजीशन में हमारे हैंडल को क्या करता है ये मतलब होल्ड करने की इसके पास कैपेसिटी होती है। इट्स ऑल अबाउट द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ आवर 3 फेज स्टार्टर। नाउ नो वोल्ट कॉयल प्रोटेक्शन क्या होता है, नो वोल्ट कॉयल कैसे मतलब हमारे स्टार्टर में प्रोटेक्शन करता है, इट्स प्रिवेंट फ्रॉम द रीस्टार्टिंग ऑटोमेटिकली। हमने बताया ना कि ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है हमारा मतलब जो मोटर होता है, तो इसको क्या करता है नो वोल्ट कॉयल क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। ओवरलोड कॉयल प्रोटेक्शन, ओवरलोड मतलब कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पर लिखा मैंने बताया कि इस सीरीज़ में हम मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं जिसके कारण जो हमारा हैंडल जो होगा वो मतलब फिर से टर्न ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। तो हमने बताया 3 पॉइंट का स्टार्टर का क्या ड्रॉबैक है। 4 पॉइंट स्टार्टर में उतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, बस हम यहाँ पे देखो हमने बताया ना कि यहाँ पे टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो यहाँ पे ओवरलोड कॉइल कंडीशन में क्या करेंगे एक और हम टर्मिनल यहाँ पे मतलब न्यूट्रल टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे जिसके कारण एक रेजिस्टेंस पैरेलली में ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखा है कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे नो वोल्ट कॉइल के लिए एंड जैसे ही हम इस मतलब टर्मिनल को ऐड करेंगे हमारा जो मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर में जो ड्रॉबैक था वो बहुत ही मतलब स्मूथली हम उसको क्या कर देंगे मतलब मीट आउट कर लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। बहुत ही जैसे हमने आपको समझाया कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या ड्रॉबैक था और कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। तो नाउ इसके भी सब कुछ लिखा होगा कि इसमें 4 पॉइंट है, मतलब जैसे हमने 3 पॉइंट स्टार्टर में देखा सेम एज इट इज़ हम 4 पॉइंट स्टार्टर में भी वही देखेंगे कि इसमें 4 टर्मिनल होते हैं LAFN। तो लाइन टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल, फीड टर्मिनल एंड एन से न्यूट्रल टर्मिनल और नो वोल्ट कॉइल टर्मिनल कह सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 पॉइंट स्टार्टर। नाउ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस लिया एज इट इज़ 3 फेज, हैंडल लिया, ठीक है, नो वोल्ट कॉइल एनवीसी लिया, ओवरलोड कॉइल लिया, स्प्रिंग लिया और सबके हम थोड़ा थोड़ा जैसे हमने आपको मतलब पॉइंट वाइज दिया है वैसे आप लिख सकते हैं एंड देन इट इज़ वर्किंग ऑफ 4 पॉइंट स्टार्टर सेम एज इट इज़। हम जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा जो होगा मतलब ऐसे हमने बनाया ना, स्टार्टिंग हमारा जो हैंडल होगा यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में अटैच होगा, जैसे जैसे स्पीड कवर करेगा ये रनिंग कंडीशन पे हमारा जाकर हैंडल जो होगा टच हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। द सप्लाई इंक्रीज नो वोल्ट कॉयल, मतलब ये कैसे इसको इंप्रूव करेगा। आपने देखा कि इसमें हमने नो वोल्ट कॉयल एक हमने पैरेलल में क्या किया, सबसे पहले ये लाइन टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रल टर्मिनल या नो वोल्ट कॉयल टर्मिनल हो गया, हमारा फील्ड टर्मिनल हो गया, हमारा मोटर आर्मेचर टर्मिनल। तो जो हमारा वोल्ट मतलब ओवरलोड कंडीशन में जो हमारा करंट यहाँ पे बढ़ रहा था इसके कारण हमारा जो मतलब क्या कह सकते हैं हैंडल जो ऑफ कंडीशन में आ रहा था वो ऑफ कंडीशन नहीं आएगा, इसमें आके क्या होगा हमारा जो ओवर करंट होगा वो इसमें आके मीट आउट हो जाएगा। जैसे हमारा जो 4 पॉइंट स्टार्टर होगा वो बहुत ही आसानी से मतलब ओवरलोड या लोडेड कंडीशन में भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड, ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सब कुछ हमने दिया हुआ है। देखो सप्लाई फेल, नो वोल्ट कॉयल, पावर लॉसेस, हैंडल रिटर्न टू ऑफ कंडीशन, देर इज़ नो एनी ओवरलोड, मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे ये हमारा फंक्शनिंग करता है 4 पॉइंट स्टार्टर।
सो नाउ ये हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो नो वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन से हमारा क्या करता है, जो ट्रिप हो रहा था ना, ट्रिप फेल्योर को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। दिस इज ऑल अबाउट 4 पॉइंट स्टार्टर। तीनों में डिफरेंस मतलब जो दोनों हमने पढ़ा, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर, दोनों में यहाँ पे मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे डिफरेंस। एक बार आप डिफरेंस पढ़ लिए, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, वर्किंग पढ़ ली, तो मानो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर एवरी ईयर कम इन एग्जामिनेशन। सो एज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ कि अगर एग्जाम में आए तो यू विल नॉट गोइंग टू जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एकेटिव एग्जामिनेशन। सो नाउ 3 पॉइंट स्टार्टर में अभी हमने देखा कि टर्मिनल 3 होते हैं, लाइन, आर्मेचर एंड फील्ड। इसमें क्या होता है, एक जो होता है ए मतलब नो वोल्ट कॉइल टर्मिनल हमारा बढ़ जाता है, तो इन सीरीज विद फील्ड कॉइल। और इसमें क्या होता है, डायरेक्टली सप्लाई से हमारा एल और एन के बीच में हम एक टर्मिनल ऐड करते हैं, जिसको हम नो वोल्ट कॉइल टर्मिनल कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फील्ड करंट चेंज, तो ये आप अपने हिसाब से आप पढ़ लेना। तो एप्लीकेशन में बात करें तो ये बेसिकली शंट मोटर के लिए ऑपरेट करते हैं हम 3 पॉइंट स्टार्टर, और जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है ये भी शंट मोटर के लिए, लेकिन इसमें हम एडवांस थोड़ा तरीका होता है, जिससे कि हम फील्ड को क्या करते हैं, वीकेन मतलब थोड़ा कमज़ोर करते हैं। तो दिस इज मतलब दोनों में बेसिकली डिफरेंस आपने एक ही पेज पे देखा, और ज़रूर आपके एग्जाम में आए तो आप डिफरेंस लिखो सेम एज इट इज़ आई हैव गिवन। सो नाउ हम आगे देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल 2 मेथड से होता है, पहला फ्लक्स कंट्रोल मेथड और दूसरा हम पढ़ेंगे आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो देखो जो हमारा अभी देखो यह मोटर है, मोटर के आर्मेचर के जो फ्लक्स मतलब आर्मेचर में जो नंबर ऑफ फील्ड वाइंडिंग है या नंबर ऑफ वाइंडिंग है, इसको डाइवर्टेड करके या इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एज हम जो ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में मतलब चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्पीड है डीसी मोटर का, हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 देखते हैं। सबसे पहला हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखेंगे। तो फ्लक्स कंट्रोल मतलब जो हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड, जो ये हमारा फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, देखो फील्ड में हम टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग यू नो कि आपने आई एम श्योर कि आपने फर्स्ट ईयर में जब ऑटो ट्रांसफार्मर आप पढ़ रहे होंगे उस समय आपने टाइपिंग पढ़ा होगा जरूर। तो हेयर आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन यू मतलब वेरी डीपली हेयर, जस्ट आई एम मतलब शूटिंग दिस वीडियो ऑन द बिहाफ ऑफ जस्ट रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले जब हम मतलब स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फ्लक्स कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट commonly used simplest technique to control the speed of motor, especially DC शंट मोटर। मतलब इससे हम क्या करते हैं, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम डीसी शंट मोटर की स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, अभी आपने देखा कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी अपन फाई ए होता है, राइट। तो फाई ए मतलब क्या करते हैं, फ्लक्स जो होता है हमारा क्या होता है, डीसी शंट मोटर में फ्लक्स जो होता है कांस्टेंट होता है, यू नो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ईयरली हो। तो यहाँ पे जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हमारा स्पीड जो होगा इंक्रीज होगा। यहाँ से आप देख सकते हो फ्लक्स इंक्रीजेज स्पीड डिक्रीजेज, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट टू जस्ट हम कह सकते हैं फ्लक्स को डिक्रीज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो बस इतना आप समझ लो कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड एंड फील्ड डाइवर्टेड मेथड सो सेम दोनों होता है। एंड नाउ हाउ इट इज़ डन, तो इन डीसी शंट मोटर द फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन पैरेलल टू द आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर के पैरेलल में हमारा क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होता है इन डीसी शंट मोटर। तो हम क्या करेंगे कि फील्ड में एक रियोस्टेट आप जानते हो कि वेरिएबल रजिस्टर होता है, जिसको कि हम क्या करेंगे, सीरीज में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे फील्ड वाइंडिंग से। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, रियोस्टेट से हम क्या करेंगे, डीसी जो हमारा फील्ड वाइंडिंग का जो मतलब रेजिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, वैरी करेंगे। और जैसे वैरी करेंगे तो अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो स्पीड हमारा क्या होगा, देखो अभी आपने देखा बहुत ही अच्छे से देखा कि स्पीड जो होता है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स का होगा। तो जब हम वैरी करेंगे फ्लक्स रेजिस्टेंस को फ्लक्स करेंगे तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। जब हमारा फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड हमारा घटेगा, बिकॉज दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब हमारा मतलब फ्लक्स घटेगा तो स्पीड हमारा बढ़ेगा। तो इन दिस वे वी आर गोना मतलब कंट्रोल द स्पीड ऑफ आवर डीसी शंट मोटर। सो आपने देखा जैसे कि इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करें स्पीड और टॉर्क में, तो आपने शुरू में देखा था जैसे जैसे हम मतलब टॉर्क मतलब जैसे जैसे टॉर्क हम बढ़ाएंगे स्पीड हमारा घटेगा। तो ये हमने टॉर्क और स्पीड के बीच में मतलब देखा। और जब मतलब ये दोनों जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है डीसी शंट मोटर और फील्ड कंट्रोल मेथड का, तो दोनों आप बना सकते हैं।
एंड नाउ आफ्टर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड देखेंगे। दिस इज अ सेकेंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड। तो देखो आर्मेचर में हम क्या करेंगे, रियो स्टेट लगाएंगे। जब आर्मेचर में हम रियो स्टेट लगाएंगे तो स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको भी हम थ्योरेटिकल पोर्शन से हम देखते हैं। तो यहाँ पे एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने देखा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपन फाई ए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्टली हमारा क्या काम होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर रिड्यूस द स्पीड। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज हम स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। उसमें हमने स्पीड को आपने देखा इनहेंस करने के लिए यूज कर रहे थे फील्ड कंट्रोल मेथड। नाउ दिस इज यूज फॉर रिड्यूस द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, स्पेशली फॉर डीसी शंट मोटर बिलो रेटेड स्पीड। इसमें हमारा स्पीड को क्या होगा, जो रेटेड स्पीड है ना उससे हम मतलब बिलो कर सकते हैं, नीचे भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ बताया कि इन इज स्पीड, वी इज सप्लाई वोल्टेज, आई इज आर्मेचर करंट, आर इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड फ्लक्स इज क्या, फ्लक्स जो होता है हमारा जस्ट मतलब फील्ड वाइंडिंग से हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा। तो इट्स ऑल अबाउट आवर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा आप जानते हो कि शंट मोटर में आर जो एस एच होता है वो आर ए आर्मेचर करंट और सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और यहाँ पे एन जो होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि एन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी के हो जाएगा। जो हमारा बैक ई एम एफ है उससे हमारा स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हाउ डज इट वर्क, जैसे जैसे आप लिखा कि इंसर्ट द वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे। एंड व्हेन मोटर इज रनिंग इंक्रीज द रेजिस्टेंस कॉजेज द वोल्टेज ड्रॉप। और जैसे ही हम वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वोल्टेज जो होगा रिड्यूस होगा और इसके कारण जो होगा स्पीड भी घटेगा। भाई वोल्टेज घटेगा तो स्पीड घटेगा। अभी आपने देखा कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज घटेगा स्पीड भी घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा स्पीड भी घटेगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जब हम फ्लक्स को घटाएंगे या आर्मेचर करंट को घटाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, हमारा स्पीड जो होगा डिक्रीज होगा। तो इन दिस आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, हम क्या करेंगे, बिलो रेटेड स्पीड हम फाइंड करते हैं। वहाँ पे रेटेड स्पीड जो था उससे हम एबव रेटेड स्पीड हम फाइंड करते थे फील्ड कंट्रोल मेथड। दिस इज ऑल अबाउट आवर मतलब कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रा कर लेना, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम एज इट इज़ है। एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस ऑन द सेम पेजेस। दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं। पहला जो है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड हम कह सकते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड। दूसरा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर में रेजिस्टेंस का यूज कर रहे थे, हम फ्लक्स मतलब फील्ड में रेजिस्टेंस का यूज कर रहे थे। तो इफिशियंसी क्या होता है, ये वेरी इफिशियंट एंड इट इज़ यूज फॉर स्मॉल सो पावर, मतलब पावर जो होता है लॉसेस इसमें मिनिमम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इनएफिशिएंट होता है। जो हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है इनएफिशिएंट होता है और इसमें रेजिस्टेंस का ऐड करते हैं मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में। दिस इज वाई द हीट इज प्रोड्यूस एंड लॉसेज इज मोर एज कम्पेयर टू फील्ड कंट्रोल मेथड। नाउ स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो फील्ड कंट्रोल मेथड का अच्छा होता है एज कम्पेयर टू हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इसमें रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे हैं। दिस इज वाई स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज गुड। नाउ हीट जनरेशन, हीट इसमें ज़्यादा जनरेट होगा, इसमें कम जनरेट होगा। एंड नाउ एनर्जी सेविंग, ये अच्छा होगा एनर्जी सेविंग के लिए। और ये जो होगा हमारा नॉट सुटेबल बिकॉज ऑफ लो स्पीड रेगुलेशन। एंड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, अभी देखा इसे स्पीड एबव स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं फील्ड कंट्रोल से। और इसमें वही लिखा होगा कि हम बिलो स्पीड जो करते हैं, क्या करते हैं, बिलो स्पीड हम फाइंड करते हैं। और ये जो होता है लेस हीटिंग होता है, इसलिए इसका जो लाइफ टाइम है फील्ड कंट्रोल मेथड इसका ज़्यादा है। और इसका जो होता है मतलब जो आर्मेचर कंट्रोल है उसका जो मतलब लाइफ साइकिल है वो थोड़ा कम होता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर स्पीड कंट्रोल मेथड। नाउ आई एम गोइंग अहेड वर्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ डीसी स्पीड कंट्रोल मेथड। तो अभी देखो स्पीड जो कंट्रोल मेथड होता है ना, बहुत टाइप के स्पीड कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले वेरी सिंपल हमने पढ़ा आर्मेचर कंट्रोल और रेजिस्टेंस मेथड। दूसरा हमने पढ़ा फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल के बाद हम वर्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ डीसी मतलब जो मोटर होता है इसकी स्पीड कंट्रोल हम पढ़ेंगे। तो वर्ड लियोनार्ड मेथड इज अ क्लासिकल एंड highly efficient system used for smooth and wide range speed control of DC motor, especially for DC shunt and DC compound। अभी आपने दोनों पढ़ा, वो DC केवल शंट मोटर के लिए हम यूज करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल एंड फील्ड कंट्रोल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वर्ड लियोनार्ड मेथड, तो ये जो होता है ना, जो दोनों के बाद आता है, थोड़ा सा इसमें क्या इंप्रूवमेंट होता है कि ये डीसी कंपाउंड मेथड के लिए, जो डीसी कंपाउंड मोटर होता है इसका भी स्पीड को हम बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इट्स कंट्रोल द मोटर स्पीड बाय वेरिंग द वोल्टेज अप्लाइड द आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर यूजिंग एन इंटरमीडिएट मोटर, मतलब मोटर जनरेटर। देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमें मोटर और जनरेटर दोनों सेट लेना पड़ता है। एंड देन हाउ इट इज़ वर्क आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। तो इसमें हम एसी मोटर लेंगे,
डीसी जनरेटर लेंगे एंड एसी मतलब डीसी और मतलब मोटर जनरेटर सेट हम बनाएंगे। और इससे क्या करेंगे, हम मैकेनिकली क्या करेंगे, हम लोड को ड्राइव करेंगे। और ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीसी जनरेटर जो फील्ड है वेरी विद द आउटपुट वोल्टेज एंड वेरी डीसी वोल्टेज इज फीड विद द आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेट करेंगे वोल्टेज जनरेटर से एंड मैकेनिकली ड्राइव करके जनरेटर से वोल्टेज ड्रा करेंगे, ये डीसी मोटर को कंट्रोल देंगे और ये क्या करेगा, हमारे स्पीड को बहुत ही इसलिए क्या करेगा, फील्ड फ्लक्स जो हमारा मेथड था, मोटर कैन बी एडजस्टेबल फाइन स्पीड कंट्रोल। तो इस तरीके से हम इसका स्पीड जो है कंट्रोल कर लेंगे। देखिए हम फिगर आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से, जस्ट कीप पैशन। सबसे पहले हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है कि स्मूथ एंड वाइड जो स्पीड रेंज है एज़ कम्पेयर टू आर्मेचर करंट एंड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि फ्रॉम जीरो टू एबव रेटेड स्पीड में हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्पीड को कंट्रोल करेंगे। बहुत माइनर लेवल से बहुत ही मेजर लेवल तक हम स्पीड जो है कंट्रोल कर लेंगे इन द वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड ऑफ डीसी कंट्रोल मेथड, राइट, डीसी स्पीड कंट्रोल मेथड। इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है बहुत अच्छा होता है एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द हैवी लोड पे भी हम क्या करेंगे, इसका स्पीड जो है हम कंट्रोल कर लेंगे। जो अलाउ करता है रिवर्सिबल मोटर डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग जनरेटर आउटपुट। तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांटेज मतलब अब ये एडवांटेज हुआ। नाउ वी गो थ्रू द डिसएडवांटेज ऑफ वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड। तो आपने देखा कि इसमें डीसी जनरेटर और मोटर दोनों सेट लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो होगा मतलब इसका मतलब एरिया जो होगा ज़्यादा कवर करेगा, ये कॉस्टली हो जाएगा एंड इसकी एफिशिएंसी जो होगी ज़्यादा मोटर और जनरेटर के यूज करने से एफिशिएंसी थोड़ी जो होगी डिग्रेड हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ वी गो थ्रू द एप्लीकेशन। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस मोटर। तो दिस मोटर इज यूज इन एलिवेटर। जो हमारा एलिवेटर जो होते हैं, जो लिफ्ट होता है, वहाँ पे हम इस मतलब जो स्पीड कंट्रोल है यूज करते हैं वर्ल्ड-लियोनार्ड, एज वेल एज रोलिंग मिल, crane and hoist, as well as electric traction earlier use. मतलब earlier it is used in a railway system also, मतलब वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड, but now it's not a advanced technology. Now advanced technology has come and इसको हम क्या किए हैं, इसको हम मतलब वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड को अब हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हाउ इज इट वर्क, देख सकते हो इसका ये जो है डायग्राम है। सबसे पहले हमने डीसी मोटर लिया, यहाँ पे हमने डीसी जनरेटर लिया, ठीक है, डीसी जनरेटर, और फिर से हमने मोटर लिया। तो जो हमारा मोटर है, सबसे पहले इसको हमने सप्लाई दिया। ये जो सप्लाई से हमारा मोटर जो है जनरेटर को रोटेट कराएगा, जनरेटर जो होगा ये डीसी जनरेट करेगा, फिर हम सप्लाई देंगे मोटर को, और इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर से हम लोड जो होगा हमारा डीसी मोटर जो है लोड को क्या करेगा, रन करेगा। और इस पर हम ये डीसी जनरेटर मोटर सेट है और ये डीसी ड्राइव मतलब मोटर है। तो दोनों का ऐसा हम यूज करेंगे, इसका फंक्शनिंग आपको इस वन शॉट में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने में एटलीस्ट 20 मिनट का टाइम चाहिए और ये वन शॉट है। तो बस इतना समझ लो कि इसमें डीसी जनरेटर और मोटर दोनों सेट का यूज करते हैं, और दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी मतलब स्मूथ जो होता है ना, स्पीड को बहुत ही, अभी हमने बताया था कि जीरो लेवल से लेके बहुत ही एबव रेटेड स्पीड तक ये क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है हमारा वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग डीसी जनरेटर एंड मोटर सेट, राइट। सो नाउ वी गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक। जब कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, और यहाँ पे फ्लक्स। तो फ्लक्स में आपका ये जो होगा हमारा जो आर्मेचर मतलब वोल्टेज कंट्रोल में देखो तो हमारा जो होगा टॉर्क जो होगा इसमें हमारा कांस्टेंट होगा। ध्यान से समझो कि जो हमारा आर्मेचर में क्या होगा, हमारा टॉर्क जो होगा कांस्टेंट होगा, और जो फ्लक्स में क्या होगा, फ्लक्स में हमारा पावर जो होगा कांस्टेंट होगा। एंड नाउ इसमें मतलब ये जो पावर होगा वो लीनियर होगा, पावर जो होगा लीनियरली इंक्रीज होगा, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, और टॉर्क जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। सेम एट इज जिसमें पावर जो होगा कांस्टेंट होगा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, एंड हमारा टॉर्क जो होगा वो जो होगा डिक्रीज होगा। यहाँ पे हमारा बेस स्पीड होगा एट दिस टाइम, एंड दिस टाइम हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा। यहाँ पे आपने देखा मैक्सिमम स्पीड। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक जब भी आए वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड, तो वर्ल्ड-लियोनार्ड मेथड के बारे में जितना मैंने बताया, उसके बाद जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम आप जरूर बनाओ, एंड देन आफ्टर यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन विथ एवरीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मतलब कैरेक्टरिस्टिक, हाउ इट्स वर्क when your armature मतलब voltage control, then your power is just linear, and after that when field control method after base speed, then your power is constant. तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा, देन यू कैन मतलब एक्सपेक्ट हाउ मच नंबर यू वांट इन योर एग्जामिनेशन। सो नाउ जीरो स्पीड ऑफ मतलब जो स्पीड कंट्रोल होता है वो जोन ऑफ जीरो स्पीड होगा। फिर से इसमें सब कुछ दिया होगा, मतलब जीरो स्पीड में हमने बताया जीरो से मैक्सिमम स्पीड तक क्या करेगा, आपकी पावर को क्या करेगा, या जो टॉर्क होगा स्पीड होगा इसको कंट्रोल करेगा। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू गो थ्रू द पीपीटी, यू नीड टू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम,
यू गेट पीपीटी, राइट। सो नाउ हम लॉसेस पढ़ेंगे। देखो लॉसेस अभी तक आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि लॉसेस जो होता है डीसी मशीन में वो दो टाइप के बेसिकली लॉसेस होता है। एक जो होता है कॉपर लॉसेस होता है, दूसरा जो होता है आयरन लॉसेस होता है। कॉपर लॉसेस जो होता है हीट को कॉपर लॉस बोलते हैं, और हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो होगा कॉपर लॉस ज़्यादा होगा। और कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है। क्यों वेरिएबल लॉस होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे किसी भी जनरेटर या मोटर पे, तो हमारा मतलब करंट जो होगा वो ज़्यादा ड्रॉ करेगा, और ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो हमारा करंट की वैल्यू बढ़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। तो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। देखो ये मैं एक्सप्लेन एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पढ़ो। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोरली कि व्हाट हैपन इन द कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस इज नोन एज अ वेरिएबल लॉस। यहाँ पे लिखा होगा कहीं, आप पढ़ लेना। ये वेरिएबल लॉस होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल लॉस क्यों होता है? क्योंकि एच इक्वल टू हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो लॉसेस बढ़ेगा। तो दिस इज नॉन एज अवर वेरिएबल लॉसेस। एंड कॉपर लॉसेस इज जस्ट बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं आर्मेचर में जो कॉपर वाइंडिंग होता है उसके कारण जो लॉसेस होता है। आर्मेचर फील्ड में जो हमारा कॉपर लॉसेज होता है बहुत कम होता है। एंड ब्रश के कारण जो कंटेक्ट में लॉसेज होता है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉपर लॉसेज। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज क्या होता है? आयरन लॉसेज में दो लॉसेज आते हैं बेसिकली। पहला जो होता है हिस्टेरिसिस लॉस, आपने नाम सुना ही होगा। दूसरा जो होता है एडी करंट लॉस। दोनों लॉसेज जो होते हैं वोल्टेज के कारण होते हैं। और आप जानते हो कि स्टार्टिंग में हमारा मोटर को स्टार्ट करने के लिए वी नीड फ्लक्स, एंड दैट इज़ वाई वी हैविंग अ ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। एंड ये जो होता है ना फ्रीक्वेंसी के कारण जो हमारा, या जो हमारा मतलब ये कांस्टेंट लॉस के नाम जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, दिस अकर आर्मेचर कोर, ये कोर में होता है ड्यू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका काम ही होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। और इन दिस वे ये क्या करता है, इसके कारण जो होता है फ्लक्स जो होगा सेचुरेट हो जाएगा इफ वोल्टेज इंक्रीज बियॉन्ड ऑफ आवर रेटिंग। तो ये जो होता है ना कांस्टेंट होता है। मतलब एक जो मोटर होता है उसको बस डीसी स्टार्टिंग में कंडीशन में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की नीड होती है। और ड्यू टू डैट देयर इज अ टू लॉसेस, हमने बताया हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होता है? जब हमारा कोर सेचुरेट हो जाता है तो ड्यू टू डैट रिटेंटिविटी, बीएच कर्व आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे बनता है ना बीएच कर्व। तो ये हम एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज द लेंथ ऑफ वीडियो इज इंक्रीज, एंड आई डोंट वांट टू इंक्रीज द जस्ट लेंथ ऑफ द वीडियो। दिस इज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू दिस वीडियो इज आई एम क्रिएटिंग। सो इन दिस लॉसेज हमने बताया कि इट्स नॉन एज कॉन्स्टेंट लॉसेज, आयरन लॉसेज फिक्स लॉसेज के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो लॉसेज होता है बेसिकली, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड ईडी करंट लॉसेस। और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। हमने बताया लोड को इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अबाउट टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इज वाई दिस इज नॉन एज आवर फिक्स लॉसेस। तो अभी हमने बहुत अच्छा सब आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज कॉपर लॉसेस। देखो आपको समझना जरूरी है। इफ़ यू वंस अंडरस्टैंड द what is मतलब losses in DC motor, there are two type of DC motor में losses। I told you कि one is copper losses and second one is iron losses। तो दोनों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंड वट एवर आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द पीपीटी, यू अंडरस्टैंड वेरी इजली। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रटना। तो रट तो हम कभी लेंगे लेकिन समझना रियली रियली इंपॉर्टेंट होता है। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एडी करंट लॉस। यू नो एडी करंट लॉस इज just it's also increase the मतलब heat of the our motor। so for that we need lamination। लेमिनेशन हम क्यों लेते हैं ये सब कुछ आप जानते होंगे। तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, आई जस्ट टोल्ड यू कि देयर आर टू काइंड ऑफ लॉसेस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉसेस। जो टोटल लॉसेस होता है कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस के बराबर होता है। देखो जो हमारा डीसी मोटर होता है या जनरेटर होता है, यहाँ पे ध्यान से समझो, मोटर और जनरेटर जो होता है इसमें जो लॉसेस होता है वो कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, उसमें कोई भी चीज़ साफ्ट नहीं होता जो रोटेट करता है। लेकिन मोटर और जनरेटर में रोटर होता है। दिस इज वाई देयर इज अ मैकेनिकल लॉसेस ऑल्सो है। एंड दिस इज वाई जो हमारा मोटर जनरेटर होता है इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर, बिकॉज इसमें प्राइमरी कॉयल सेकेंडरी कॉयल रोटर मोटर होता है। सेम एट इज ट्रांसफार्मर ऑल्सो, बस ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉसेस नहीं होता, इसलिए इफिशियंसी जो होती है ट्रांसफार्मर की अप टू 95% होती है। लेकिन हमारी मोटर जनरेटर की जो इफिशियंसी होती है वो कम होती है, क्योंकि इसमें तीन लॉसेज होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉसेज। अब मैं आपको बता दूं मैकेनिकल लॉसेज क्यों होता है। सब कुछ दिया होगा, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रीड वन पॉइंट ऑफ पॉइंट, ये हमको बनाने में बहुत टाइम लगा था। यहाँ पे लिखा होगा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस से हमारा मैकेनिकल लॉसेस होता है। जानते हो कि आपके जो मोटर जनरेटर होता है उसमें ब्रशेज यूज़ करते हैं, और ब्रश के कारण इसमें फ्रिक्शन होता है जब रोटेट होगा, और फ्रिक्शन के कारण इसमें फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। जो हमारा ब्रश जो होगा, ब्रश आफ्टर सम टाइम इट्स डिक्रीजेज। दिस इज ऑल अबाउट द लॉसेज ऑफ आवर डीसी मशीन, राइट। तो सब कुछ दिया होगा। अब एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, तो यू नो कि एफिशिएंसी इज व्हाट? एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ आउटपुट अपन इनपुट
मतलब पावर, इनपुट पावर। तो आउटपुट अपन इनपुट पावर इज नॉन एज और इफिशियंसी, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। सब कुछ यहाँ पे दिया होगा कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर हम कैसे निकालते हैं। नाउ अप टू मतलब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इफिशियंसी टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर मतलब जो मोटर और जनरेटर होता है इसका इफिशियंसी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसमें 2 टेस्ट होता है, पहला जो होता है स्विनबर्न टेस्ट होता है जिससे कि हम इफिशियंसी फाउंड आउट करते हैं, और दूसरा जो होता है हॉफकिंसन टेस्ट होता है। देखो सब कुछ पीपीटी जो है बहुत अच्छे से बन के रेडी है, देयर इज़ अ 56 पेज ऑफ पीपीटी। एंड उसके बाद हम हॉफकिंसन टेस्ट पढ़ेंगे, हॉफकिंसन टेस्ट, एंड इट्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू जस्ट 1 पेज पे हम दोनों का मतलब डिफरेंस देखेंगे, हॉफकिंसन टेस्ट और जो हमारा स्विनबर्न टेस्ट है, दोनों का यूज़ हम कब करते हैं और दोनों से हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ आवर डीसी मोटर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डीसी मोटर के एफिशिएंसी हम कैसे मतलब फाइंड आउट करते हैं। एंड जैसे उसके बाद थोड़ा सा हम स्टेपर मोटर पढ़ेंगे। स्टेपर मोटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हम बताएंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन एट लास्ट आई टोल्ड यू कि आई हैव टू एक्सप्लेन इन द पार्ट 2 द न्यूमेरिकल, एंड आई हैव टेकन द 4 क्वेश्चन विच इज़ रियली मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मतलब in this way your part first is completed. Now just wait for part 2. When I will get time then I will upload part 2 soon. So in this video this is all about, and if you just it's helpful for you then don't forget to share this video for your matlab friends also. Thank you.